हम लोग आज 1 सितंबर 2020 में है। 1 सितंबर 1956 में LIC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो जब LIC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक दिन में नहीं हुआ था। उसके पहले इंडिया में लगभग 256 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, और वो कंपनी सब प्राइवेट थी और वही काम करती थी जो आज हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में कर रहे हैं, लोगों के लाइफ को सिक्योर करने का इंश्योरेंस के थ्रू, ताकि उनकी अगर डेथ हो जाए तो उनके फैमिली को पीछे अच्छा अमाउंट मिल जाए, ताकि उनके गुजारा हो सके, उनका लाइफ चल सके। मगर वो क्या रहा था, लगभग 8, 10, 15 साल से उस वक्त बहुत सारी कंपनी फ्रॉड कर रही थी और लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा था, क्लेम उनको नहीं मिल पा रहा था। तो 1947 में जब हम लोग आजाद हो गया और जब 1951 में पहली बार एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, हमारी कंट्री का पहला गवर्नमेंट 1947 में नहीं फॉर्म हुआ, 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था और वहां से हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। और उस गवर्नमेंट में एक देशमुख साहब करके थे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनको ये मालूम पड़ा कि बहुत सारा इरेगुलरिटी हो रहा है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, बहुत लोगों के पैसे डूब रहे हैं कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वजह से। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनको बहुत बार बोला कि इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और उनका सोल्यूशन था कि इसको नेशनलाइज कर दो, इसको सब कंपनी को मर्ज कर दो और एक गवर्नमेंट की कंपनी का स्थापना करो। तो उसी के हिसाब से LIC ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956, ये पास हुआ और LIC को 5 करोड़ रुपया दिया गया। और उस 5 करोड़ रुपए से LIC को क्या करना था, जितनी भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त थी और उनका जो पैसा लोगों के प्रति निकल रहा था, लोगों को देना था, वो सब पैसा चुकता करना था LIC। तो उस तरह से LIC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1 सितंबर को LIC ने काम करना शुरू किया 1956 में। तो आज हम लोग इसीलिए इसको LIC डे मनाते हैं। 1 सितंबर 2020 में हमको 64 साल कंप्लीट किया, इसलिए हम लोगों ने ये जो डेकोरेशन किया है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज अभी हम लोग जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कोरोना की परिस्थिति में गुजर रहे हैं, तो LIC एक ऐसी संस्था है जिसने अब तक जितने भी कोरोना की वजह से क्लेम आए, डेथ क्लेम और जो क्लेम अन्य किसी कारण से भी आए, पूरा क्लेम सेटलमेंट करती है LIC। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आदमी लाइफ इंश्योरेंस निकालता है, कोई भी आदमी जब लाइफ इंश्योरेंस निकालता है तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो चाहता है कि उसके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना चाहिए अगर उसका आकस्मिक देहांत हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, नेचुरल डेथ हो। तो ऐसा होता है और इसीलिए, और दूसरी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब मेडिक्लेम निकालते हैं या जब हम लोग एक्सीडेंट पॉलिसी निकालते हैं या जब हम लोग कार इंश्योरेंस निकालते हैं या मोटरसाइकिल इंश्योरेंस निकालते हैं, किस चीज का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं? जब मेडिक्लेम निकालते हैं तो बीमार पड़ेंगे तो पैसा मिलना चाहिए। कार निकालते हैं इंश्योरेंस तो तब मालूम पड़ता है कि कार में एक्सीडेंट हो तो पैसा मिलना चाहिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकालते खुद का तो इसलिए कि एक्सीडेंट हो तो हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए, हमारी फैमिली को या हमको। तो उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करती क्या है, वो किसी के देहांत, किसी का डेथ को सिक्योर कर रही है ना, मगर उसको बोला क्या गया है, डेथ इंश्योरेंस ही बोला है, उसको क्या बोला है, लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कैंसर कवर पॉलिसी LIC का, तो उसको कैंसर कवर पॉलिसी नाम दिया गया है, मगर लाइफ इंश्योरेंस को डेथ इंश्योरेंस नहीं बोलते, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, जो लाइफ दूसरे फैमिलीज की है, उसके पीछे जो फैमिली मेंबर है उनका लाइफ चलते रहना चाहिए, इसीलिए वो पॉलिसी निकाला जाता है। अब ये 64 साल में LIC के समक्ष में बहुत सारे डिफिकल्टीज आए हैं, मगर वो डिफिकल्टी का सामना LIC ने बहुत अच्छी तरह से किया। और ये भी हुआ है कि 1956 से लेकर 2020 तक, जहां पे LIC ने सिर्फ एक ऑफिस शुरू किया था, आज LIC के पास 6,500 से ज्यादा ऑफिस हैं। अपने ब्रांचेस, सैटेलाइट ऑफिस, एम्पावर्ड एजेंट का ऑफिस और डेवलपमेंट ऑफिसर्स का ऑफिस जो है, SBS का ऑफिस, सब पकड़ के तो 10,000 के आसपास हो जाता है, जो इंडिया में किसी भी बड़े बैंक के पास भी इतनी ब्रांचेस नहीं है। तो इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो LIC है, सबसे बड़ा।
स्टेट बैंक से भी बड़ा है। हमारा जो कॉर्पस है या जो हमारा लाइफ फंड बोलते हैं वो है इस साल के आंकड़ों के हिसाब से 33 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 33 लाख करोड़। इस साल का जो प्रीमियम एलआईसी को मिला वो था 3,79,000 करोड़ रुपीस जमा किया एलआईसी ने एक साल में प्रीमियम 19-20 में, एक अकेली एलआईसी ने। और वो अकेली एलआईसी का जो प्रीमियम कलेक्शन था पूरी इंडिया का, अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम कलेक्शन देखेंगे तो 76% मार्केट शेयर है एलआईसी, लगभग। हम जानते हैं कि कनाडा बहुत ही विकसित देश है, डेवलप कंट्री कनाडा। कनाडा का टोटल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन था 3,70,000 करोड़ रुपया पिछले साल, और हमारे एलआईसी का अकेले का 3,79,000 करोड़, 3,79,000 करोड़ रुपीस था। यानी हम कनाडा जैसे डेवलप कंट्री से भी आगे हैं लाइफ इंश्योरेंस के मामले में एलआईसी। हर साल एलआईसी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट उसको मिलता है, जो पॉलिसीज आप निकालते हैं, नया पॉलिसी लेते हैं, उसका आप प्रीमियम भरते हैं, उसको एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है। उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। उसके अलावा बड़े बड़े कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करती है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो 5 ईयर प्लान में जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सोचती है, प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसमें बहुत सारा फंडिंग एलआईसी देती है। रेलवे का जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज से कुछ 3 साल पहले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको पूरा फंडिंग एलआईसी ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया जो देने वाला है, पूरा एलआईसी देने वाला है, 5 साल में देने वाला है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एलआईसी करती है, शायद हमको पता नहीं है। आपको भी एज ए पॉलिसी होल्डर, आपको एज ए स्टाफ, मेरे जो स्टाफ आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आपको भी पता नहीं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ सब बातें। क्योंकि एलआईसी का और एक चीज जानना जरूरी है, एलआईसी इंडियन रेलवे के बाद में सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है जो पूरे इंडिया में मैक्सिमम प्रॉपर्टी रखती है। जितनी प्रॉपर्टी रेलवे के पास है उससे दूसरे नंबर पे आती है एलआईसी इंडिया में प्रॉपर्टी के मामले में। अब रेलवे सोचो कितनी बड़ी कंपनी, रेलवे तो गवर्नमेंट की है, और रेलवे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी बहुत रहेगी, बिकॉज हर जगह पे जो स्टेशन होते हैं रेलवे का खुद का प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे एलआईसी आती है, और एलआईसी की प्रॉपर्टी का कभी वैल्यूएशन किया नहीं गया है। अगर उसका आज मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो जो उसका बुक्स में वैल्यू दिखता है, जो उसके बैलेंस शीट में वैल्यू दिखता है, उससे 100 गुना ज्यादा होगा वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन। इतनी मजबूत एलआईसी की प्रॉपर्टी की भी, एसेट की भी वैल्यूएशन है। इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा एम्प्लॉयर है वो है रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद में आता है एलआईसी। 1,19,000 लोग एलआईसी के स्टाफ में काम करते हैं। एजेंसी फोर्स की बात करें तो 11 लाख से ज्यादा एजेंट एलआईसी के पास है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा एजेंसी फोर्स है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। एलआईसी का अगर हम बात करें प्रीमियम इनकम की, तो रोज का 1,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा तो उसका प्रीमियम का इनकम है। जैसे मैंने बताया 3,79,000 करोड़ रुपीज एक साल का प्रीमियम इनकम। एलआईसी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो एलआईसी को लगभग हर साल उसके इन्वेस्टमेंट से हर दिन 400 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट आता है। एलआईसी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, एलआईसी का जो कस्टमर का बेस है वो बहुत बड़ा है। 29 करोड़ से ज्यादा एलआईसी के पास कस्टमर्स है, और जो एलआईसी का कस्टमर बेस इतना बड़ा है क्योंकि उनको ट्रस्ट है एलआईसी के ऊपर कि एलआईसी उनके डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम, पेंशन के क्लेम हमेशा प्रॉपर टाइम टू टाइम देगी। कभी कभी आगे पीछे होता है, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं कि एलआईसी ने उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। अगर कोई डेथ क्लेम कभी रिजेक्ट होता भी है तो उसके कुछ कारण होते हैं, और उन कारणों के बाद में भी एलआईसी ही एकमात्र कंपनी ऐसी है जिसमें आपको 4 लेवल तक आपको क्लेम को रिव्यू करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं, ब्रांच को, कि मेरा क्लेम एक बार वापस रिकंसिडर करिए। फिर वहां से फिर डिवीजन में जाता है, जो सेकंड उसका जो
सीनियर ऑफिस है, हायर ऑफिस है, वो डिवीजन होता है। डिवीजन में भी होता है, उसको बोलते हैं क्लेम रिव्यू कमेटी, डिवीजन क्लेम रिव्यू कमेटी। फिर उसके बाद में होता है जोनल ऑफिस, जो उससे भी हायर ऑफिस है, वो जोनल क्लेम रिव्यू कमेटी बोलते हैं। इंडिया को 7 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। हम लोग वेस्टर्न जोन को बिलोंग करते हैं। और जोनल क्लेम रिव्यू कमेटी के ऊपर जो है वो आता है सेंट्रल ऑफिस का क्लेम रिव्यू कमेटी। मतलब पॉलिसी होल्डर के जो नॉमिनी है या पॉलिसी होल्डर के जो लीगल हेयर्स है, उनको 4 ऑप्शन मिलते हैं उनके क्लेम को फिर से रिप्रेजेंट करने का। और आमतौर पे ऐसा होता है कि LIC बहुत ही लीनियंटली क्लेम्स को देखती है। जो क्लेम रिजेक्ट भी हो उसको भी हमेशा अक्सर पास कर देती है। LIC का एक आइडियोलॉजी रहा है कि LIC जब पैसा लेती है, प्रीमियम लेती है, तो आपका सब चेकअप वगैरह करवा लेगी एज पर उसके जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। मगर जब पैसा देने की बारी आएगी डेथ क्लेम का, तो उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि कैसे हम इस क्लेम को सेटल कर सके, कैसे हम कस्टमर के नॉमिनी को, कस्टमर के लीगल हेयर को, पॉलिसी होल्डर के लीगल हेयर को पैसा दे सके। ये उसकी सोच होती है। दूसरों कंपनी की सोच ऐसी नहीं होती है। दूसरे कंपनी की सोच ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि किस तरह से हम कौन सा पॉइंट निकाल के क्लेम को रिजेक्ट कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए LIC का आजकल बिजनेस फ्लरिश हो रहा है। इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को आके 20 साल हो गया। जून 2000 में शुरू हुआ था IRDA के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में। आज 20 साल के बाद में भी LIC नंबर 1 है और 76% मार्केट शेयर के साथ में काम कर रही है। अगर आप दूसरा कोई भी ये देख लो, फील्ड देख लो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, BSNL और MTNL थे एक जमाने में। जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ गए, एयरटेल, रिलायंस, जियो, टाटा, आइडिया, वोडाफोन, कितना शेयर रह गया BSNL का? कितने लोगों के पास, हमारे पास BSNL के मोबाइल नंबर है? नहीं, शेयर खत्म हो गया। ऐसे ही और भी जगह पे एयर इंडिया की थी एरोप्लेन के सेक्टर में, एयरवेज के सेक्टर में, वहां पे प्राइवेट कंपनी आने के बाद में एयर इंडिया का भी खत्म हो गया मार्केट शेयर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद में मार्केट शेयर खत्म हो गया उस गवर्नमेंट कंपनीज का। मगर LIC में ऐसा नहीं हुआ। LIC का मार्केट शेयर बढ़ते गया, LIC का प्रॉफिट बढ़ते गया, LIC का कस्टमर बेस बढ़ते गया। इसका रीजन है LIC का ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट। अब मैं बात करता हूं कि LIC के कितने पिलर्स हैं। मेरे हिसाब से LIC में आमतौर पे बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के 3 या 4 पिलर होते हैं जिसके ऊपर वो कंपनी खड़ी होती है। मेरे हिसाब से 6 पिलर्स हैं। सबसे पहला जो पिलर है ऑब्वियसली कस्टमर, पॉलिसी होल्डर। कस्टमर है तो हम हैं, पॉलिसी होल्डर है तो LIC है। दूसरा पिलर है LIC का, तुम बात करोगे? दूसरा पिलर है LIC का एजेंसी फोर्स, एजेंट्स। तीसरा पिलर है LIC का स्टाफ और मैनेजमेंट। चौथा पिलर है LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर का फील्ड फोर्स, जो एजेंट्स को डेवलप करते हैं, एजेंट्स के पीछे उनको ट्रेन करते हैं, वो चौथा पिलर हो गया। पांचवा पिलर है LIC के जो एजेंट्स है उनके पास जो उनके असिस्टेंट है, जो पूरा उनका काम संभालते हैं, यानी कि आप लोग। क्योंकि एक अकेला एजेंट कितना काम कर सकेगा, मगर आपके जैसे अच्छे स्टाफ को एम्प्लॉय करेगा तो उनके थ्रू बहुत काम हो सकता है, तो उसके थ्रू बिजनेस भी ग्रो होता है और काम भी बहुत अच्छा होता है। पांचवा पिलर। और छठा पिलर जो है वो है ऊपर वाला। क्योंकि ये मानना बहुत जरूरी है कि ये सभी पिलर से होने के बावजूद जब तक ऊपर वाला चाहता नहीं तब तक काम होता नहीं। तो ये 6 पिलर्स के ऊपर LIC खड़ी है और यही 6 पिलर्स हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हम भी हमारे कस्टमर के वजह से यहाँ पे हैं। हमें भी हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने ट्रेन किया तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। हमें भी LIC के स्टाफ का और मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। हमें भी आप लोगों का सपोर्ट मिला तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। और हमें भी भगवान ने बहुत सपोर्ट किया तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो ये बातें बहुत जरूरी है। और ये वीडियो मैं जो बनवा रहा हूं अभी, ये इसलिए बनवा रहा हूं कि आप लोग भी अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कस्टमर से शेयर करें वीडियो, उनको पता चले कि LIC की ताकत क्या है। और बात करते हैं आगे
जो मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो है LIC के प्रोडक्ट के बारे में। एक जमाने में ऐसा था LIC के पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट होते थे, मगर आज के तारीख में LIC के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी कस्टमर का जितना भी उसका लाइफ इंश्योरेंस का या उसके फाइनेंशियल प्लानिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है। क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को 5 तरीके के रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है उसको डेथ का, अगर वो जल्दी मर जाए तो उसके पीछे उसकी फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे LIC उसको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। कम से कम प्रीमियम में बड़े से बड़ा इंश्योरेंस मिल सकता है। 25 रुपया दिन का प्रीमियम भरो और 25 लाख का इंश्योरेंस लो। 50 रुपया दिन का प्रीमियम भरो, 50 लाख का इंश्योरेंस लो। LIC ये प्रोवाइड करती है। सेकंड हो गया कि जैसे आदमी जल्दी मर सकता है वैसे आदमी लंबा जी भी सकता है ना। और अगर वो एक मुद्दत के बाद, एक उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद अगर वो जिंदा है तो उसको क्या लगेगा? कैश लगेगा, पैसा लगेगा। क्योंकि आदमी की अक्सर 55-60 साल की उम्र के बाद में, चाहे वो रिटायर्ड हो एम्प्लॉय बन के, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, उसका तो अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो उसको बिजनेस स्लो करना पड़ेगा, या उसका बिजनेस टेक ओवर करेंगे उसके बच्चे, तो उसके हाथ में इनकम नहीं रहती है। और अगर रिटायर्ड है तो थोड़ा बहुत पेंशन जो आता है उसके कंपनी में से अगर आता है तो वो, बाकी उसके पास इनकम नहीं रहती है। अगर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो इसीलिए अगर आदमी लंबा जीता तो भी उसको प्लानिंग करना पड़ता है। उसीलिए LIC के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंशन प्लान है। उसमें जीवन अक्षय है, जीवन शांति है, जीवन उमंग है। और जीवन उमंग तो ऐसा प्लान है जहां पे आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरो और अपने पेंशन को फ्यूचर के लिए आप सिक्योर कर सकते हो, गारंटेड। तो ये दूसरा रिस्क हो गया। तीसरा रिस्क नहीं है, तीसरा भी एक रिस्क है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस का रिस्क, मेडिक्लेम का या हेल्थ का रिस्क। हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो LIC के पास 2 प्रोडक्ट हैं, जीवन आरोग्य और कैंसर कवर, जो इसको इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। इस रिस्क को वो लोग हेल्प कर सकते हैं आपको सॉल्व करने में या इस रिस्क को फेस करने में। चौथा होता है डिसेबिलिटी का रिस्क। अगर आदमी का एक्सीडेंट हो गया और डेथ नहीं हुई मगर वो परमानेंटली डिसेबल हो गया तो उसके तो जो खर्चा है वो तो रुकता नहीं है, मगर उसकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो वैसे केस में उसको डबल मार पड़ती है, उसको डबल नुकसान होता है। एक तो खर्चा भी चालू ही है और खर्चा बढ़ भी जाता है। जो परमानेंटली डिसेबल आदमी होता है उसके लिए अटेंडेंट रखना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, कंटिन्यू फिजियोथेरेपी और दवाई देनी पड़ती है। कल मैं और मुकेश गए थे, मिलके आए एक ऐसे आदमी को। 2016 में मई महीने में 19 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ, 20 तारीख को, और आज वो बेड पे है कंप्लीटली। उनका स्पाइनल इंजरी हुआ। उनको देख के लगेगा नहीं कि आपको उनको कुछ हुआ है, मगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया, रीढ़ की हड्डी में, और पूरा उनका पैर काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर का इतने हिस्से के नीचे कुछ काम नहीं करता। तो उसको आगे का प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है और LIC फिक्स्ड अमाउंट उसको देती है 10 साल के लिए हर महीना। ये भी LIC कवर करती है। ये होगा चौथा टाइप का रिस्क। पांचवा रिस्क जो होता है कमिटमेंट रिस्क। कमिटमेंट रिस्क मतलब एक आदमी जो होता है, एक परिवार वाला जो होता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें और फ्यूचर में अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़े। वो चाहता है कि उसके बच्चों की वो अच्छी तरह से शादी करे। तो ये जो कमिटमेंट होता है उसका अपने बच्चों के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति, उनके शादी के लिए, ये जो है अगर वो रहेगा तो वो कर लेगा किसी भी तरह से, मगर अगर नहीं रहा तो एक उसके लिए भी LIC के पास पॉलिसीज है कि अगर फादर ने प्रपोज कर दिया पॉलिसी खुद के नाम पे और उनको कुछ हो गया तो जब उन्होंने चाहा है उस वक्त पैसा मिलने वाला है, गारंटेड। और दूसरा है कि अगर आज से थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो भविष्य में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको पैसे लगेंगे ज्यादा पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, तो आज की बचत उनको कल काम आने वाली है। तो इस तरह से 5 जो रिस्क है इसको LIC हैंडल करती है। और जो इन्हें बात बताया मुकेश का कि जो पर्सन डिसेबल्ड हो गया, उनका नाम है राजेश मात्रे जी। और मुझे जब कल मैं उनको मिला तो मुझे एक बात का बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि उनको 1 रुपए का क्लेम नहीं मिला। और मैंने जब उनको पूछा कि आपको आपके एजेंट ने हेल्प नहीं किया, तो उसने एक बात बोली कि सर यही तो मैंने गलती कर दिया, मैंने एजेंट के थ्रू पॉलिसी नहीं निकाला, मैंने सब पॉलिसी ऑनलाइन निकाला, सब पॉलिसी प्राइवेट कंपनी में निकाला, और वहां पे उसके वजह से मेरा एक भी क्लेम सेटल नहीं हुआ और मेरे को किसी का हेल्प नहीं मिला उस पॉलिसी को और उस क्लेम को सेटल करवाने में।
हम बार बार बोलते रहते हैं हमारे कस्टमर्स को, अक्सर बोलते रहते हैं कि सर आपके पास एक अच्छा एजेंट होना चाहिए। हमारे से जरूरी नहीं आप किसी और से काम करो, मगर अच्छा एजेंट होना चाहिए। ऑनलाइन पॉलिसी मत लो सर, एजेंट के पास लो। 2 पैसा आपका पॉलिसी से एजेंट के घर पे जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी सर, मगर आप हमेशा सिक्योर रहेंगे। मगर हमारे कुछ कस्टमर नहीं समझते हैं। तो ये होता है ऑनलाइन पॉलिसी लेने का नतीजा। लगभग 1.25 करोड़ रुपए का क्लेम था, उनका रिजेक्ट हो गया और उनको बहुत अफसोस है कि उन्होंने किसी एजेंट के पास से पॉलिसी नहीं निकाला। आज उनको बहुत अफसोस है, मगर क्या आज उनको पॉलिसी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो ये सब बातें मुझे आपको बताना था। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपसे शेयर करना था। आज LIC का डे है और आप सभी के सहयोग से हम लोग LIC मंथ मना रहे हैं पूरा। हम सिर्फ आज सिंगल LIC का डे नहीं मना रहे हैं। और क्योंकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का कल ही देहांत हुआ है, तो LIC ने भी जो सेलिब्रेशन है उसको 6 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। मगर हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम उजागर करना चाहते हैं कि LIC क्या है। हम बताना चाहते हैं कि LIC की क्या ताकत है। हम बताना चाहते हैं कि LIC आपकी जिंदगी में क्या कर सकती है, आपको किस तरह से मदद कर सकती है अपने सपनों को पूरा करने में। सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, मगर हम चाहते हैं कि कस्टमर को बताएं कि LIC की ताकत क्या है। आप लोगों को समझ में आए कि LIC की ताकत क्या है। आप लोगों को समझ में आए कि आप जब यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप कौन सी संस्था के लिए काम कर रहे हो। आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इंडायरेक्टली LIC के लिए काम कर रहे हो। और LIC इसीलिए भारत की एकमात्र संस्था है जो हर आदमी के सपनों को पूरा करने की ताकत रखती है, जो हर आदमी की अनुपस्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने की ताकत रखती है। तो हमें आज एक प्रण लेना चाहिए, आज हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पूरा महीना जो LIC मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हमारे अधिक से अधिक लोगों को हम इसके बारे में बताएंगे कि LIC क्या है, LIC के पास कैसे प्रोडक्ट है, LIC उनकी जिंदगी में उनकी क्या मदद कर सकती है, कैसे उनके बच्चों के प्रति जो उनका एजुकेशन का उनको प्लानिंग करना है, बच्चों के लिए शादी का प्लानिंग करना है, खुद के लिए रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है और फैमिली के लिए उनके एब्सेंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्लानिंग करना, कैसे हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, हमको बताना है। तो इसीलिए आज मैंने आपसे ये वीडियो आपके लिए बनवा रहा हूँ और बनाया है ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले। और इस वीडियो को हम शेयर करेंगे हमारे सभी कस्टमर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, ताकि उनको भी पता चले कि LIC की ताकत क्या है। तो अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि LIC का जो एक गुरु मंत्र है, जो LIC का स्लोगन है, जो LIC का टैगलाइन वो है योगक्षेमम वहाम्यम। उसका मीनिंग होता है कि पूरे जितने भी LIC के कस्टमर हैं उनके सबका वो भला करना चाहती है, उनके सबके सपनों को पूरा प्रोटेक्शन देना चाहती है और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहती है, वो उसका मीनिंग होता है। तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।